प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथियों। आज की क्लास एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज एक बार फिर से मैं आपको बताने वाला हूं बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, लघु और दीर्घ क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन है, जो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले वाली यदि क्लास नहीं देखे होगे तो जरूर देख लेना, क्योंकि जो मैं आज आपको बताऊंगा वो मजा ही आ जाएगा। और इसमें सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा, हिंदी का भी होगा, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सब किसका क्वेश्चन होगा। 25 क्वेश्चन मात्र बताएंगे आपको और 5-5 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट होगा और सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो क्या स्टार्ट करें। एक बार प्लीज लाइक कर देना मेरे दोस्त और शेयर कर देना। पीडीएफ कहाँ मिलती है? वीडियो के नीचे आपके कमेंट बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएंगे, आप उसे डाउनलोड कर लेना और खूबसूरत तरीके से मेरे दोस्त पढ़ाई करो। साथियों सबसे पहले क्वेश्चन मैं बात करता हूं किस सब्जेक्ट की है, आपको दिख रहा होगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो एक बार नीचे कमेंट भी कर दोगे तो मुझे बड़ा मजा आ जाएगा। तो देखो मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि पोषण क्या है, जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन कर दीजिए। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है आपका जीव विज्ञान का, जो आपके साइंस में क्वेश्चंस को पूछा जाता है। मेरे दोस्त क्या आपको पता है साइंस में कितने अंक का बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है? यदि पता है तो बताओ नीचे, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। साथियों जैसे ही ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना, आप प्यार से बहुत ही सुंदर तरीके से क्या लिखोगे कि वह प्रक्रम जिसमें जीव अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भोज्य पदार्थ की पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, वो पोषण कराता है। देखो मेरे भाई, सिंपल सी बात है, पोषण वो होती है जिसमें हम जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ जो है ना, हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ खाना वाना खाते हैं, यही होती है पोषण। अब देखो जो सजीव हैं वो जो है, और निर्जीव जो है, जो सजीव है वो उसमें पोषण की जो विधियां वो किस प्रकार से होती है। तो देखो जीव होते हैं, जो सजीव है, जीव में पोषण करने की विधियां दो प्रकार की है। पहली मेरे दोस्त है स्वपोषण और एक है परपोषण। अब देखो कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि स्वपोषण और परपोषण में अंतर क्या है। अरे भाई बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपको सब कुछ बताना है, मैथ्स भी बताएंगे भाई, आपकी हिंदी और संस्कृत भी बताएंगे आपको, पीडीएफ भी मिलेगी। तो बने रहोगे तब ना, सुबह 6 बजे की क्लास में आओ, मजा लेके जाओ, ठीक है। चलो ओके मेरे दोस्त, चलो बढ़ते हैं स्वपोषण की ओर कि क्या कहता है स्वपोषण। देखो स्वपोषण का मतलब ही है भाई, स्व माने अपने आप, पोषण माने पोषण, जो अपने आप पोषण कर ले, जो किसी पे निर्भर ना रहे, वही तो स्वपोषण है। तो देखो वह विधि जिसमें सजीव भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। वही बात मैंने जो आपको समझाया, इस विधि द्वारा पोषण करने वाले जीवों को स्वपोषण कहते हैं। और मैं यदि पूछूं आपसे कि स्वपोषण के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, क्या चीज आता है, तो आप नीचे में फटाफट टाइप करोगे कि सर हरे पेड़ पौधे आते हैं। अब ये हरे पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसे ना हम किसी चीज को देते हैं ना कुछ, वो सब कुछ प्रकृति से लेते हैं। तो जो चीज प्रकृति से मिल जाए, यानी कि उसके द्वारा ही अपना भोजन तैयार कर ले, उसे ही तो कहते हैं स्वपोषण। बताओ मेरे दोस्त, इतना पता चला? तो भाई साहब केवल कान में ईयरफोन लगाओ, और यदि आपको समझ में ना आए फिर कहना, और एग्जाम में छापोगे भाई मेरे ध्यान दो, जो मैं चीज कह रहा हूं ना उसे मिस मत करना। देखो मेरे यार, डेली में आपको 25 क्वेश्चन की रिवीजन करा रहा हूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो कहीं नहीं मिल रही है, और यही रिजल्ट बनाएगा, आपको भी पता है, आपको ही पता है। तो 25 क्वेश्चन डेली रिवीजन अगर आप करना शुरू कर दिए, बताओ मेरे दोस्त कितने हजार क्वेश्चन आपके बन जाएंगे एग्जाम से पहले पहले। और यदि ये चीज नहीं पढ़ते हो भाई साहब, मैं पढ़ा रहा हूं से याद कर लो, पीडीएफ ले लो, जैसे भी करके रट लो भाई, रिजल्ट आना है, अपने माँ बाप के सपना को पूरा करना है यार, बड़ी तकलीफ में जीते हैं मेरे दोस्त। दूसरा है परपोषण। अब देखो ये क्वेश्चन पूछेगा ना, तब 5 अंक में पूछेगा, और अलग अलग पूछेगा तो 2 अंक में पूछेगा। देखो परपोषण के बारे में क्या लिखोगे, परपोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं। इस विधि द्वारा पोषण करने वाले जीव को परपोषी कहते हैं। सभी जंतु जीवाणु एवं परपोषी के अंतर्गत जो है ना आते हैं, और परपोषी के अंदर आपको शामिल होते हैं। अब देखो मेरे भाई, पर पोषण मतलब पर माने पराया, पोषण माने पोषण, यानी कि भोजन, जो भोजन प्राप्त करे, यानी परायो जीवों से भोजन ग्रहण करे, परायो चीजों से भोजन करे, जो किसी दूसरे द्वारा दिया जाए, वही तो है आपका परपोषण। भाई मेरे केवल सुन लोगे ना, लिख दोगे यार, इसकी परिभाषा की कोई जरूरत नहीं, तुम खुद बनाओगे, है ना, जो खुद बनाओगे सिंधेसी लिखना। परपोषी, स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी वैसा पोषण जिसमें जीव अपने आप भोजन को प्राप्त कर ले, बना ले, किसी दूसरे पर निर्भर ना है, स्वपोषी कहते हैं, जो किसी और पे निर्भर ना रहे। परपोषी वैसा पोषण
जिसमें किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहा जा सके, सीधी सी मेरे दोस्त लिख सकते हो। बताओ यहां तक समस्या नहीं मेरे दोस्त। तो प्यारा सा क्वेश्चन दूसरा भाई मेरे बायोलॉजी से क्वेश्चन, तगड़ी वाले क्वेश्चन आज आ रही है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यार, इसमें तो एक लाइक बनता है यार, तो लाइक दबा दो। भोजन की पाचन में लार की भूमिका क्या? देखो भाई मेरे लार आता है, जब भी खट्टी चीजें सुनते हैं, जब भी इमली का नाम आता है तो लड़कियों के मुंह से टपाटप पानी निकलता है ना, अब लड़कों से भी निकलता है। चलो तो ये लार की भूमिका क्या, आखिरकार लार बनता क्यों है, ये लार क्या है? जितनी ज्यादा चबाया जाता है भोजन, लार उतनी ही निकलती है। आखिरकार ये बात क्यों कहा जाता है कि लार ये भोजन को एक चावल के दाने को 32 बार चबाओ? भाई वही चीज है यहाँ पे, यदि एक बार सुन लोगे ना मजा आ जाएगा भाई, लिख देना एग्जाम में। तो लिखना कि लार एक पाचक रस है जो कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से स्रावित होती है। मुंह में भोजन की पाचन में लार की भूमिका निम्नलिखित होती है। देखो मेरे भाई, आपके घर के आस पड़ोस के लोग जो होंगे या फिर कोई भी होगा, कहता होगा कि मेरे भोजन पचता नहीं है, बड़ी समस्या होती है पचने में। तो पता है उनको बोलना सीधी सी बात है कि तुम ज्यादा चबाओ, तुम्हारे मुंह में ज्यादा लार बननी चाहिए, उसके मुंह में लार कम बन रहा है इसलिए उसकी भोजन नहीं पचती है। लार की भूमिका होती है, देखो ये एक पाचक रस है जो कि हमारे पेट में जाती है और उसे पचाने का कार्य करती है। सही है मेरे दोस्त। अब देखो क्या क्या इसका काम है। देखो यह भोजन को चिकना और मुलायम बना देता है, सबसे पहला कार्य। ये भोजन को क्या करता है, इतना चिकना बना देता है, इतना मुलायम बना देता है ताकि आसानी से हम निगल लेते हैं। अब ऐसे रोटी को निगलना चाहो तो डंडा से भी करोगे ना तब भी नहीं अंदर जाएगा जल्दी, है ना। लेकिन लार जो बन जाएगी ना तो क्या है ना, खटाखट अंदर चला जाता है, जैसे चबाते हो लार में पूरा सना जाता है वो और फिर अंदर चला जाता है। पहला तो काम यह है, ये भोजन को पचाने में मदद करता है क्योंकि एक पाचक रस के रूप में कार्य करता है। अगला है, इसमें एंजाइम एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो मंड जलित अणु को व लार को पूरी तरह मिला देता है। और चौथा होता है, इसमें विद्यमान टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च का पाचन कर उसे माल्टोज में बदल देता है और इस प्रकार से भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। तो भोजन के पाचन के लिए ही मुख्य रूप से लार का चीज होती है। तो लार यदि बनती है जिसकी, उसके भोजन पचने में समस्या नहीं है ना। चलो अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, वो हो क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा, ये भी बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है आज, बहुत ही सुंदर। एक यार क्वेश्चन बताना कैसा लगा, तगड़ी वाली क्वेश्चन या नहीं है। सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे मेरे दोस्त, मजा आ जाएगा एकदम बढ़िया से, सिर्फ सुनते जाओ, है ना। इसे नोट कर लेना, अभी मत करो क्योंकि मैं पीडीएफ दे देता हूँ। पीडीएफ आपको कैसे मिल जाएगी, यदि नहीं मिलेगी ना तो वेट कर लेना, कुछ समय के बाद से वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डलवा देता हूं, ठीक है। और जो लिंक है एक बार अगर आपको मिल गए ना तो बार बार आप चेक करते रहना, वहां पे आपको मिल जाएगा, है ना मेरे दोस्त। तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार। देखो जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको आगे से क्लास नहीं मिलेगा, फिर दिक्कत होगी, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, है ना मेरे दोस्त। चलो ध्यान से, क्वेश्चन है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। देखो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले मेरे भाई आप ये समझना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई जीव सजीव है, कोई वस्तु सजीव है, ये कैसे जानेंगे हम मेरे भाई, कैसे जानेंगे। तो देखो सुनना ध्यान से, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम सजीव को उसके अंदर उपस्थित जीवन से पहचानते हैं कि उसके अंदर जीवन है, जीवन शैली किस प्रकार की है, जबकि जीवन को उसके कुछ विचित्र विशिष्ट तथा मौलिक लक्षणों के आधार पर भी हम इसका पहचान करते हैं। सजीवों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है, जैसे कि उसमें जीवन की उपस्थिति होनी चाहिए, उसके अंदर जान होनी चाहिए, पोषण की आवश्यकता होनी चाहिए, उसको भोजन की जरूरत होनी चाहिए, श्वसन की क्रिया होनी चाहिए, जनन व वृद्धि की प्रक्रिया होनी चाहिए, उससे जनन होनी चाहिए, उससे वृद्धि, उसके अंदर वृद्धि की होनी चाहिए। ये सारी चीजें होंगी तभी तो हम जानेंगे मेरे दोस्त कि हाँ क्या है, वो सजीव है ना। ये क्वेश्चन आएगा तो लिखना भाई मेरे, प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ब्लड प्रेशर का नाम सुने हो, रक्तदाब क्या है मेरे भाई, रक्तदाब आखिरकार ये होता क्या है, एग्जाम में आएगा मेरे बाबू, तो क्या लिखोगे आप सभी, तो ध्यान से सुनना, रक्तदाब क्या है सुनना ध्यान से। अब देखो इसके बाद साइंस के बारे में क्या बताऊंगा, गेस करो, नीचे कमेंट करो कि मंटू सर क्या बताने वाले हो। ध्यान से सुनो, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है।
धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले प्रकुंचन यानी कि संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा नीले अनुशीथलन यानी कि शीतलन के दौरान धमनी की अंदर का दाब अनुशीथलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm यानी कि पारा तथा अनुशीथलन दाब जो है ना वह 80 पारा होता है। इसलिए 80 न्यूनतम और अधिकतम 120 होना चाहिए सबकी ब्लड प्रेशर। देखते हो सबसे पहले बीपी जांच होती है आजकल, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आजकल जब भी जाते हैं मेरे दोस्त या डॉक्टर हॉस्पिटल में या कहीं पे भी देखो तो सबसे पहले ब्लड की जांच की जा रही है कि ब्लड प्रेशर क्या है। मतलब आजकल थोड़ा ज्यादा हो गया है ना। तो ये इसे कहते हैं भाई रक्तदाब जैसे आएगा मेरे दोस्त आप प्यारा सा चीज आप लिख के चले आना मेरे भाई। सुंदर सी बात है। 5वां क्वेश्चन, अब इसके बाद से कौन सा सब्जेक्ट आएगा? सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन भाई रिवीजन करो। देखो ये रिवीजन की टाइम है, क्रैश कोर्स की टाइम है, पढ़ लो भाई, ले लो भाई, सारी चीजें है ना। डन है। चलो कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सचित्र दर्शाइए। अब देखो ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में मेरे भाई कि कहता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण तो बचपन से पढ़ते पढ़ते बुढ़े होते जा रहे हो यार आप लोग, तो कह रहा है कि उसके चित्र के माध्यम से बता दो कि किस तरीके से होता है। तो सुनना क्या लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को आमतौर पर इस प्रकार लिखा जाता है कि C6, ये आपका समीकरण है, समीकरण आप लोग लिख लेना, ठीक है। 6CO2 + 6H2O से निर्मित होता है C6H12O6 + 6CO2 होता है। इसका मतलब है कि अभिकारक 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणु और 6 पानी के अणु वाले अणु क्लोरोफिल द्वारा कैप्चर की गई प्रकाश द्वारा एक चीनी अणु और 6 ऑक्सीजन अणुओं उत्पादन में परिवर्तन हो जाता है। आमतौर पे समीकरण के माध्यम से ये चीजें परिभाषाएं निकल करके आती है। लेकिन मेरे दोस्त यदि प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा यदि आप पहले से पता होगा कि सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे द्वारा जो अपना भोजन तैयार करते हैं, इस प्रकार से भी आपको याद होगा तो आप उसको भी लिख देना। और लिखने के बाद से ये समीकरण जरूर लिखना, ठीक है मेरे दोस्त। क्या लिखना? ये वाला जो समीकरण है मेरे भाई वो जरूर लिखना। 6CO2 आप लिखना कि 6CO2 प्लस में मैं यहां लिखता हूं ताकि ठीक रहे। 6CO2 प्लस में आप लिखना 6H2O, ठीक है, जिससे निर्माण होता है C6H12O6, ठीक है। और प्लस में मेरे दोस्त क्या होता है, जो ऑक्सीजन बाहर होता है वो 6H2O के रूप में O2 के रूप में बाहर होता है। इस तरीके से मेरे भाई दिखाई नहीं दे रहा है ना आप लोगों को, प्लस में 6O2, ठीक है। तो ये वाला केवल जो है ना आप लोग लिख सकते हो मेरे भाई। क्या लिख सकते हो? सीधी सी बात है, आप ये नीचे लिख देना जो आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा याद होगी। तो यदि नहीं याद है तो इस समीकरण की भाषा को बस लिख देना। इसमें कुछ किया नहीं गया। आपको पढ़ने से लग रहा होगा बड़ा कठिन लग रहा है, नहीं मेरे भाई, इसी समीकरण का रूप इसमें हिंदी में करके मतलब ऐसे लिखा गया, सही है। और बस एक प्यारा सा चित्र बना देना ये से और याद कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं और अगले बार तो मैथ्स है, तो मैथ्स को मबलू अभी नहीं पढ़ेंगे, मैथ्स को पढ़ेंगे थोड़ी सी हम बाद में। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्या चीज पढ़ लेते हैं? चलो सबसे पहले पढ़ लेते हैं सोशल साइंस। मैथ पढ़ेंगे हम लोग लेकिन थोड़ी सी देरी से पढ़ेंगे जिसमें मजा आए, ठीक है। चलो सबसे पहले जानेंगे पहला क्वेश्चन सोशल साइंस का। कौन सा क्वेश्चन है मेरे? तो सोशल का, यानी कि सोशल साइंस की क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। ध्यान देना, भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत को आखिरकार कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है। अब देखो जो भी क्वेश्चन होगा उसका परिभाषा कई तरीके से बनती है। अब मैं लिखवा रहा हूं, मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि जो मैं लिखवा रहा हूं वही याद करना। देखो मैं जो लिखवाया ना वो तो सही है, यदि कहीं नहीं मिल रहा तो मेरा परिभाषा याद कर लो। अगर मैं उससे सबसे जगह से आसान लिखवा रहा हूं तो वो याद कर लो, नहीं तो जो याद है, ऐसा नहीं कि याद है उसे छोड़ दो फिर ये लगो याद करो, नहीं। अगर याद नहीं है तो याद कर लो ये वाली, अगर पहले से याद है तो उसी को लिखना, गलत नहीं है, सिर्फ समझना उस चीज को, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखो भारत की 51% जनसंख्या कृषि पर निर्भर। अगर मैं पूरे भारत की बात करता हूं तो सकल घरेलू उत्पाद में भी इसका योगदान लगभग 13.7% है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। रीढ़ जैसे हड्डी है ना, उस तरीके से देखो यदि रीढ़ किसी की निकाल दो तो वो खड़ा नहीं रह पाएगा। उसी तरीके से यदि कृषि खत्म कर दिया जाए तो समझो कि पूरी अर्थव्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी, हर चीज खत्म हो जाएगा, सही है मेरे दोस्त। चलो यही कारण है कि भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, क्योंकि इस पे ज्यादातर जनसंख्या निर्भर है,
ठीक है मेरे दोस्त, तो ये चीजें आएंगी, आप एग्जाम में लिख देना। प्यारा सा क्वेश्चन आपकी भूगोल से आ गया। भूगोल बड़ा समझ में नहीं आता, कहते हो सर बड़ी ज्यादा पढ़नी है, सर कौन कौन सा क्वेश्चन है बता देते जो एग्जाम में आ जाता। वही चीजें तो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, सारे क्वेश्चन में है ना लगातार आपको जो सुबह की क्लासेस लेके आ रहा हूँ ये इसमें सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, समझ रहे हो। चलो ध्यान से सुनो, कह रहा है कि भारतीय कृषि की विविधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं समझा दीजिए। ये क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है कि भारतीय कृषि की विविधता को प्रभावित करने वाले, जो भारतीय कृषि है उसकी विविधता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य कारक है। तो ध्यान से सुनो, भारतीय कृषि की विविधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, कौन कौन से हैं, क्या चीजें, आइए उसे समझते हैं। देखो मेरे भाई, सबसे पहले वर्षा की मात्रा। अब सुनना, इसके आधार पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। मिट्टी के प्रकार की विविधता को मृदा भी प्रभावित करती है, जैसे कि काली मृदा में कपास और जलोढ़ में धान इत्यादि। ठीक है, डन। आगे दूसरा है पद्धति की विविधता। प्रत्येक स्थान पर कृषि कार्य की पद्धति अलग अलग होती है, ये सभी विविधताएं प्रदान करती है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपका आंसर जो है ना, आपको जो है ना बहुत ही सुंदर तरीके से मेरे भाई लिखना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों मानी जाती है। अभी मैंने कहा कि जो कृषि है उसकी भारतीय अर्थव्यवस्था, देखिए जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था की क्या मानी जाती है, रीढ़ मानी जाती है। आखिरकार ऐसा क्यों, ये बात क्यों कही जाती है, इसे सुनिएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। देश की कुल जनसंख्या जो है लगभग 60 से 70% लोग कृषि से ज्यादातर जुड़े हुए हैं। इसका जीवन यापन कृषि से होता है। खाद्यान्न की आपूर्ति कृषि उपज से ही होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होती है। उद्योग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से होती है, जैसे कपास, जूट, गन्ना, चाय, दलहन, तेलहन इत्यादि। इस प्रकार कृषि देश के औद्योगिक विकास में भी अपना महत्वपूर्ण जो है ना योगदान रखता है। और इसके अलावा यदि कोई दूसरा भी परिभाषा आया होगा, आपको पता होगा, वो भी लिखना, सुंदर है, गड़बड़ नहीं है, याद कर लेना। चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कर दीजिए। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, पहला कारण क्या है, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता की निम्नलिखित कारण है। पहला, अधिकतर क्षेत्र में अभी भी कृषि परंपरागत तरीकों से किए जाते हैं। दूसरा, कृषि का मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहना, फलतः कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि से उत्पादन की प्रभावित भी हो जाती है। तीसरा, भारत के अनेक भागों में अभी भी कृषि के अत्याधुनिक तकनीक, रासायनिक उर्वरक आदि का कम उपयोग होने से उत्पादन में कमी होती है। चौथा है कि भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण निर्वहन कृषि की जाति, कृषि पर अधिक जनसंख्या का बोझ रहते हुए भी उत्पादन नहीं हो पाता है। तो मेरे साथी, यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप प्यार से बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसे समझ लेना। कई बार ऐसा होता है कि परिभाषा जो आपको बताया जाता, पहली बार पढ़ रहे होते हो, आप पूरे बुक को नहीं पढ़े होते तो थोड़ी सी कम समझ में आती है, लेकिन तब उसी चीज़ को 2-3 बार या तो सुन लेते हो या फिर उसे मेरे दोस्त क्या कर लेते हो, 2-3 बार पढ़ लेते हो, तो समझ में आ जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो मेरे दोस्त, अब बात करते हैं आपकी, ठीक है, यहाँ पे कि भारतीय कृषि की 2 सबसे बड़ी समस्या को लिख दीजिए। अब भारतीय कृषि में 2 सबसे बड़ी समस्या है, उसको समझते हैं। तो देखो मेरे भाई, भारतीय कृषि की 2 सबसे बड़ी समस्या है, जो कि पहला समस्या है वैज्ञानिक पद्धति का कुछ ही क्षेत्र में प्रसार और फसलों का प्रति एकड़ कम उत्पादन होना। ये सबसे बड़ी जो है ना समस्या है। सही है मेरे दोस्त। तो यदि इस तरीके की अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप जरूर लिख देना। अब मेरे दोस्त मैं बात करूंगा आपके हिंदी विषय के बारे में कि हिंदी के लिए कौन सा क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए खास है, आपके लिए जबरदस्त है भाई मेरे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैथ्स की और फिर बात करेंगे हम लोग संस्कृत की। ठीक है, चलो समझते हैं। पहला क्वेश्चन, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल को कर्मचारी व्यवहार कुशल है या फिर संवेदनशील है, इस पे विचार कर दीजिए। मंगू पता है कि जन्म से मेरे दोस्त पागल थी,
मंगू की माँ कभी भी मंगू को अस्पताल में नहीं भर्ती कराना चाहती थी, क्योंकि जब भी ऐसी बात कही जाती थी कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दो, तो वह कहती थी वो अपंग जानवरों के गौशाला में भर्ती कराने की भांति हो जाएगा, वो इसलिए चाहती थी मैं भर्ती नहीं कराऊंगा। मेरे दोस्त, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 25 क्वेश्चन आपको डेली में रिवीजन करा रहा हूँ आकर के, बहुत मेहनत चीज़ हो रही है भाई। सारी चीज़ें टाइप करना, क्लास कराना, शाम को कराना, सुबह कराना, हर चीज़ मैनेजमेंट करना, लेकिन तो इसकी फ़ायदा आपको होनी चाहिए। आपको स्टेट रैंक लानी है मेरे दोस्त, समझना, आपको रैंक लानी है। और दूसरी चीज़, शाम को मेरे दोस्त पता है आपको, शाम को 7 बजे मेरी लाइव क्लास चल रही है। और आज पता है शाम 7 बजे क्या चलने वाली है मेरे दोस्त, आपकी दूसरा चैप्टर जो है ना बहुपद, आज बहुपद का समापन करने वाले हैं मेरे भाई। बहुपद को आज हम समाप्त करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बहुपद। दूसरा चैप्टर जो बहुपद है बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे मेरे दोस्त, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो मेरे दोस्त आओ समझते हैं कि वो जो अस्पताल में भर्ती किए गए, आखिरकार अंततः भर्ती की गई, तो आखिरकार उसमें व्यवहार कुशल थे या फिर संवेदनशील है, इस पर विचार करना क्वेश्चन। तो सुनना, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है। रोगी के अभिभावक के साथ कैसे पेश आना चाहिए, रोगी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसे वे अच्छी तरह समझते हैं। देखो मेरे भाई, अस्पताल में जिस अस्पताल में मंगू भर्ती की गई थी, उसमें व्यवहार कुशल लोग थे। उसको पता था कि कैसे मरीज के साथ ट्रीट करना है, कैसे उनके गार्जियन के साथ बातें करनी है, कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, वो इन लोग के साथ थी, उन लोग को ये समझ थी। और व्यवहार में लाते हैं, यानी कि व्यवहार में वो लोग थे, ये चीज़ को काट भी देना। पति के सामने परिचारिका ने पगली स्त्री के साथ बड़ा सौम्य व्यवहार किया। सामान्य लोग कुद्र हो जाते हैं। मैट्रन आदि अस्पताल के कर्मचारी अपने व्यवहार से माजी को भी आश्वस्त कर दिए, अतः वे व्यवहार कुशल है, न कि संवेदनशील है। अब देखो, कहने का मतलब यह है कि देखो, जो भी उसमें लोग रहते थे, जो भी उसमें नर्स वगैरह हर चीज़ जो भी रहती, जो भी मैट्रन वगैरह रहती थी, वही नर्स वगैरह, मैट्रन इसमें नाम अलग हो गया है, तो वो सारे के सारे लोग व्यवहार कुशल थे। अगर कोई भी अगर उदंड करता है, जैसे पागल के अस्पताल में तो यही सब चीज़ होगा, कोई कुछ करेगा, कुछ करता, बहुत प्यार से पेश होते थे, बहुत अच्छे तरीके से उन्हें लेके जाया करते थे, रखते थे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती थी। लेकिन मंगू की माँ तो कभी नहीं चाहती थी। देखो, माँ तो माँ होती है यार, और यार साबित कर दो यार एक बार, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने माँ के लिए साबित कर दो एक बार, मचा दो तबाही इस वर्ष अपने रिजल्ट को ला करके, दिखा दो अपने हाथों से, अपनी किस्मत को लिख दो मेरे दोस्त, सब कुछ हो जाए। ठीक है मेरे दोस्त, चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। दूसरा हिंदी का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर्स है, और देखो ये देखोगे ना तो सारे चैप्टर्स की तैयारी आपकी डेली आपको लगभग हो जाएंगी, अब बहुत ही सुंदर तरीके से हो जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो देखो, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में कह दीजिए, अपने शब्दों में लिख दीजिए। भाई देखो, किसी का भी परिवार हो, वो हमारा परिवार हो या आपका परिवार है, इसे बचा नहीं जा सकता है, और इसी पे चीज है, इसे सुनना। देखो, मंगू की कह रहा है क्वेश्चन कि मंगू की माँ के प्रति जो माँ का व्यवहार था मंगू के साथ में, वो कैसा था, और लोगों का कैसा था। भाई वैसे भी था, आप समझ भी सकते हो यार, माँ तो माँ होती है ना। देखो, मंगू जन्मजात पागल थी, जन्म से ही पागल थी, और मुक्त थी, मतलब बिना बोलने वाला, वो नहीं बोलती थी। फिर भी माँ का व्यवहार वात्सल्यपूर्ण था, है ना। इस वर्ड को तुम स्किप कर सकते हो, बड़ा वर्ड आया दिया आपको लग रहा है तो, ठीक है। वह उसे टट्टी पेशाब भी कराया करती थी, खिलाती और साथ साथ सुलाया भी करती थी। भाई मंगू के साथ वो सोया करती थी। मंगू का ये ध्यान नहीं रहता था कि उसे टट्टी कहाँ करना है, पेशाब कहाँ करना है, पैखाना कहाँ करना है, कैसे खाना खाना है, कैसे सोना है, कभी बिस्तर को कैसे रखना, कुछ भी ध्यान नहीं रहता। लेकिन सब माँ सब कुछ करते थे, उसके पास रहती थी। लेकिन उनके घर में उनकी भाभियाँ थी, अन्य लोग थे, उसे घृणा करते थे। पागल लोगों से वैसे भी बहुत लोग घृणा करते हैं, लेकिन माँ नहीं कर सकती है ना। बहन कहती कि माँ का लाड़ प्यार ही से बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है, पागल बना दिया है। भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ प्यार युक्त नहीं था, यानी कि भाई का जो व्यवहार था उसके साथ ठीक ठाक नहीं था, प्यार से पेश नहीं हुआ करते थे, अच्छे से उसे नहीं करते। तो इस प्रकार से व्यवहार है, अपने शब्दों में भी आप इसे लिख सकते हो बहुत ही प्यार से। अब देख लो, अगला चैप्टर से क्वेश्चन उठ रहा है, बड़ा ही बढ़िया। किस चैप्टर का है भाई, तुम्हें सॉरी किस बुक का है, आप कहना मेरे दोस्त सर ये वर्णिका का है।
किसका है मेरे साथी? वर्णिका का है। मजा आ रहा है? एक बार बता दो सर मजा आ रहा है? आपके लिए मैं कैसा कार्य कर रहा हूँ? सब्जेक्टिव डेली ला करके, दूसरी चीज़ आपकी क्रैश कोर्स खत्म करा करके, फिर आपकी मॉडल पेपर की आएंगी, फिर आपकी रिवीजन की क्लास आएंगी, फिर आपको टारगेट की क्वेश्चन कराएंगे, टारगेट 95 जो है ना वो कराएंगे, आपकी गेस पेपर कराने वाले हैं, है ना, तब आपको एग्जाम में बैठाएंगे, सब कुछ समझाएंगे, OMR शीट कैसे लिखना है, ये कैसे लिखना है, वो कैसे भरना है, किस कलम का यूज़ करना, कहाँ गलती करोगे चूक जाओगे, पूरे टॉपर तक की स्ट्रेटेजी आपको हम देंगे। मेरे दोस्त ध्यान रखना, शाम 7 बजे संडे के दिन आपको लेके आएंगे क्लास बहुत ही सुंदर सा, जिसमें बताएंगे OMR शीट कैसे भरनी है ना मेरे दोस्त, तो आप जरूर से देखना। अगला है कि पपाती कौन थी और वो शहर क्यों लाई गई थी, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे भाई लिख लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यार, बहुत ही प्यारा है। तो ध्यान से लिखना कि पपाती बली अमाल की पुत्री थी और गांव की प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कथानुसार मदुरै शहर के बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाई गई थी, यानी कि इलाज के लिए उसे जो है शहर लाई गई थी, क्योंकि वो जो है ना पपाती, वह उसे कौन सा रोग था नीचे बताओ? मेनिंजाइटिस रोग था, जो एक प्रकार का बुखार के रूप में आता है, वो रोग था। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता पपाती को कौन सा रोग था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े डॉक्टर ने अस्पताल के बापू को क्यों डांटा। अब देखो अस्पताल के बापू को जो है ना, उसमें होते बड़े बाबू, उसे क्यों डांटा वो, तो ध्यान से सुनना। जब बड़े डॉक्टर को कहा गया कि उसे कल 7:30 बजे बुलाया गया है, तो वह क्रोधित हो उठा, और क्योंकि वह पपाती का परीक्षण कर रोग की गंभीरता जान चुका था, उसने सोचा कि बिना चिकित्सा के तो वह सुबह तक मर जाएगी, अतः अधीनस्थों को डांटा और रोगी को खोजने के लिए कहा। भाई देखो हुआ क्या था, कहानी को यदि मैं माध्यम से समझाऊं तो बड़ा मजा आ जाएगा। देखो बड़े डॉक्टर एक थे, अब वो उसी का पढ़ाई करके आए थे, और वो सोच रहे थे कि और उसके साथ ये मरीज आ गई मेनिंजाइटिस रोग वाली, तो उन्होंने कहा कि इसे इमीडिएटली, मैं कहता हूँ इसे एडमिट कर लो, लेकिन उनके कहने के बावजूद भी उनकी एडमिट नहीं हुई थी। उन्होंने बोल दिया गया कि तुम 7:30 बजे के बाद आना, ऐसे बोल दिया गया। जब डॉक्टर ने ये बात पूछा कि भाई वो रोगी का है, तो पता चला कि उन्हें बोला गया कितने बजे आना। फिर उन्होंने डांटे और डांट करके बोला कि जल्दी से जितना जल्दी हो सकता उस मरीज को लेके आओ, है ना। तो इसलिए उन्होंने उसे डांटा हुआ था कि मैंने उसे तुम्हें कहा कि लेके आओ और तुम उसे भगा दिए। अगला है कि बली अमाल का चरित्र चित्रण कर दीजिए, यानी कि उसके बारे में पूरी विवरण लिखिए। तो सुनिएगा, बली अमाल इस कहानी की प्रधान पात्र है। वह पूर्ण अशिक्षित और वातावरण से अपरिचित भी है, यानी कि वो गांव की एक महिला है। अब गांव की महिला बड़े जब शहर में चली जाएंगी, बड़ी हॉस्पिटल में चली जाएंगी, उनको कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा। मेरे वही चीज़ इनके साथ हुआ था। वो पढ़ी लिखी भी नहीं था, देहाती वातावरण में रहने के कारण मुखर भी नहीं थी, यानी किसी से ज़्यादा नहीं बोला करती थी, डर जाती थी। मैं क्या बोलूँ, होता ना गांव की औरतें अगर किसी घर में टाइल्स वाइल्स लगा हो ना तो उसमें जाने से डरती है, वैसा ही हमारी इस पपाती की माँ का था। वह पुराने देहात की पुराने रिवाज में पाली नारी थी, यानी कि पुराने रिवाज में रही हुई नारी थी, महिला थी। उस अस्पताल का दौड़ और दवाओं का गंध भी असहाय था, उसे कुछ भी पहले से नहीं पता था कि क्या से क्या चीज़ होता है। उसे गाँव के अधकचरे झोला छाप वैद्य, डॉक्टर, ओझाओं और देवी देवता पर विश्वास था। भाई साहब वो कहती थी कि हे भगवान, याद करो मंडेश्वरी नाम था ना जिन्हें वो प्रसाद चढ़ाने के लिए कहती, उसी समय ओझा का जो बात चलता है ना उस पर वो ट्रस्ट किया करती थी, वैद्य जी से इलाज कराया करती थी। ये सब चीज़ें उनके साथ मतलब था, ठीक है। वह शहरी वातावरण से अभिज्ञ थी, अशिक्षित और डरपोक प्राचीन भारतीय नारी थी। जो पपाती की माँ थी वो डरपोक थी। क्यों डरपोक इसलिए हो गई थी? क्योंकि वह शहर के सारे रीति रिवाज जो है उसको नहीं पता था। आज भी हमारे गांव की माँ, मेरी माँ हो या आपकी माँ हो, यदि शहर में भेज दिया जाए, किसी बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया जाए, वो उन लोग को चुप्पी हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा उन लोग मुझे क्या करना है, क्योंकि हम लोग की माँ जो है ना गाँव की है ना, आपकी माँ गाँव की है। तो यही चीज़ वो चीज़ थी, ठीक है। तो यही चीज़ें उनको दिक्कत हुआ, अस्पताल में बड़ी दिक्कत हुई। कभी कहा गया वहाँ पर्ची कटाओ, कभी कहा गया यहाँ पे कर दो, वहाँ पे जाओ, तो इस रूम में जाओ, उस रूम में जाओ, उसको पता ही नहीं है कहाँ रूम लिखा हुआ, क्या चीज़ है, किस में जाना, बड़ा समस्या होता मेरे भाई। चलो यहाँ तक समझे। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही सुंदर सा भाई मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैथ्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसी समय से सुन रहे हैं और मैथ पढ़ नहीं रहे हैं। तो अब पढ़ेंगे प्यारा सा क्वेश्चन मैथ की, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा मेरे भाई, बहुत ही सुंदर तरीके से, ठीक है। ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, कह रहा है कि क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन
कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगा। माफ करना, मूलों की प्रकृति क्या होगा। देखो भाई, जैसे मेरे भाई क्वेश्चन पूछे मूल की प्रकृति, सीधा सा कुछ नहीं करना, सीधी से यहाँ पे एक लिखना हल, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखना प्यार से कि दिया है कि, क्या लिखोगे कि दिया है कि, क्या लिखोगे, दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस का 4 बराबर का 0। अब कह रहा है मूल का प्रकृति, तो सबसे पहले मेरे भाई आप यहाँ पे लिखना a का वैल्यू तो हो जाएगा 3, b का वैल्यू माइनस 4 रूट का 3 और c का वैल्यू मेरे भाई 4 हो जाएगा। बोलो यस या नो, फटाफट से कमेंट करना। यस सर हो जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है मेरे भाई। अब इसमें करना क्या, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रश्न से आप जाओगे यहाँ पे करोगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या करोगे, प्रश्न कह रहा है कि मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। अब मेरे दोस्त मूलों की प्रकृति बताना है अर्थात डी बताना है, तो डी सबसे पहले निकालेंगे। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखो बी का मान क्या है, माइनस का 4 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए का वैल्यू यहाँ पे है 3 और सी का वैल्यू 4 है तो 4 लिख देंगे। मेरे से तेजी से बनाओ, कुछ नहीं करना, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा और 4 का स्क्वायर का 16 आएगा, यानी कि 16 4 चौका 16 और ही हो जाएगा 3, तो 16 तियाँ 36 18 का 8 1 3 1 4 16 तियाँ 48 आप लिख दोगे। यहाँ पे सीधी सी बात है 48। यहाँ पे क्या करोगे 4 तियाँ 12 12 चौका कितना हो जाएगा भाई 48, ये भी हो गया 48। अब जब 48 में से 48 घटेगा हो जाएगा 0, यानी चूंकि इसलिए डी का जो वैल्यू आ गया वो 0 आ गया। अब मुझे बताओ मेरे दोस्त कि जब डी का वैल्यू 0 आता है तो मूल कैसा होता है। आप कहोगे अतः समीकरण जो भी ऐसे ही लिखना जैसे मैं बता रहा हूँ, लिखना कि 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस का 4 बराबर 0 की मूल की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और समान होंगी और वास्तविक या बराबर होगी, वास्तविक तथा बराबर होगी। बोलो मेरे भाई सही है, यस बोलो मेरे भाई सही है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप फटाफट से इसे बना दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े मेरे भाई, यस तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यार, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 205 होगा। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ प्यारा सा एक वर्ड लिखना जिसका नाम है हल। हल लिखने के बाद इसमें सबसे पहले लिखना क्या मेरे भाई कि दिया है कि, क्या लिखोगे मेरे भाई, दिया है कि AP क्या है भाई मेरे, AP क्या है 7, 13, 19 डॉट, ठीक है, ये कितना तक 205 तक। अब इसमें जो दिया है मेरे भाई उसे लिखना बहुत ही सुंदर से, ध्यान से सुनना। इसमें सबसे पहले लिखना प्रथम पद निकालो। प्रथम पद A जो बराबर हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा 7। दूसरा मेरे भाई सारवंतर, जो सारवंतर D है वो D बराबर हो जाएगा इसमें कितना 13 माइनस का 7, यानी कि 7 6 13 आपका हो जाएगा। अंतिम पद मेरे भाई, अंतिम पद को हम लोग an से प्रदर्शित करते हैं और an बराबर कितना है 205 है मेरे भाई। 205 यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न से हम लोग को निकालना है n, चूंकि हम जानते हैं कि ये सारी चीजें लिखना तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। हम जानते हैं कि an इजकल टू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, सही बात है, यस। अब an का जो वैल्यू है मेरे भाई वो 5 है, a का वैल्यू जो है वो 7 है, प्लस n का वैल्यू निकालें, n को n रहने दो, माइनस 1 इंटू डी का जो वैल्यू है वो हम लोग का 6 आया है, मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे हो जाएगी 205 बराबर 7 प्लस 6 में n से गुणा करेंगे 6n और ये हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, ये हो गया आपका 205 बराबर 7 और में से 6 चला जाएगा सर, बच जाएगा 1 प्लस का 6n हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब 205 अभी इसको पक्षांतरित कर दो, दिख रही है ना, इतना नहीं दिख रही है, चलो नहीं दिख रही है, मैं बना देता हूं मेरे भाई। यहाँ ध्यान से सुनो, 205 है, ये एक प्लस में इधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 6n बराबर हो जाएगा 205 माइनस का 1। देखो मैं इसको उल्टा कर मतलब वहां रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं 205 को उधर कर दिया ताकि कटाने में आसान हो जाए। चलो नहीं समझ में आएगा तो मैं इधर ही रख देता हूँ। देखो ये क्या है ना, 205 माइनस 1 बराबर हो जाएगा हम लोग का 6 है। ये कितना हो जाएगा 204 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 6n, इसलिए मेरे भाई 6n हो जाएगा, तब n बराबर क्या हो जाएगा 204 बटा का 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 3 18, ये चला गया 2 6 चौका 24, ये 24 हो गया, यानी कि n बराबर 34वां पद होगा, यानी कि 34 जो है ना वो आंसर निकल करके हम लोग का चला आएगा। और यही चीज पूछ रहा था, यानी कि 34वां जो पद होगा मेरे भाई वो 205 वाला पद होगा। बोलो यहां तक यदि सही आया है तो हो हल्ला कर दो कमेंट बॉक्स में, भाई छाप दो कि सर मजा आ गया, सर हमें समझ में आ गया। सही बात है, यदि सही बात है तो आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मेरे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान ज्ञात कर दो जिसके लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल जो है ना वास्तविक और समान हो। और वास्तविक और समान होता कब है, जब d का बराबर 0 होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ड लिखेंगे इसमें प्यारा सा, क्या लिखेंगे भाई, प्यारा सा एक वर्ड लिखेंगे। और वर्ड लिख करके यहाँ पे लिख क्या देंगे हम लोग लिखेंगे दिया है कि, ठीक है, दिया है मेरे भाई कि 2x², इसे दूसरे पेन से लिखते हैं, ठीक है, दिया है कि 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर का 0। सही है। अब देखो सबसे पहले इसमें मानो a का मान 2, b का मान मान लो k और c का मान मान लो 3। ठीक है, अब दोनों मूल कह रहा है कि बराबर है, चूंकि दिया क्या है हम लोग का, चूंकि दिया है d बराबर का 0, तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac बराबर का 0। ऐसे ही बनाना, बहुत ही प्यारा मैथ्स है, ध्यान से बना लोगे। b का स्क्वायर मतलब हो गया k का स्क्वायर मेरा भाई माइनस 4 गुणे a का वैल्यू 2 गुणे यहाँ पे हो गया 3 बराबर का 0। ये हो गया आपका k² माइनस 4 दूनी 8 3 का 24, ये हो गया 24 बराबर का हो गया 0। तो k² बराबर हो जाएगा 24। ठीक है मेरा भाई, तो k बराबर क्या हो जाएगा, रूट का 24 हो जाएगा। अब रूट का जब 24 हो जाएगा मेरे भाई तो रूट 24 को बाहर कर लो, रूट जो 24 है 24 को बाहर करोगे तो 12 से भागोगे 6 दूनी 12, 2 से करोगे 2 3 6, ये हो जाएगा 3 एकम, ठीक है 3। अब क्या बाहर हो सकता है इसे, तो 2 को रूट से बाहर होगा तो क्या होता है 2 × 2 दूनी 6, यानी कि हो जाएगा 2 दूनी 4 6 चौका 24, कितना हो जाएगा भाई 2 रूट का 6। अब देखो ये 2 रूट का 6 प्लस माइनस दोनों में आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यही चीज कह रहा था मेरे भाई कि k का वैल्यू क्या होगा, तो k का वैल्यू जो है आपका निकल करके यही आएगा। ठीक है, क्या आप सभी का इतना ही आया है, क्या आप सभी का प्लस माइनस 2√6 आया है? यदि आया है मेरे भाई तो बताना कि हाँ सर हमारा भी इतना ही आया है। ठीक है, नहीं आया है वो भी आप हमें बता सकते हो, अच्छी बात है वो। चलो अगला देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई मैथ्स का, और इसमें कह रहा है हम लोग का कि योगफल ज्ञात कर दो। सबसे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे कि दिया है कि, क्या लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे हम लोग कि दिया है कि AP बराबर 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 डॉट डॉट डॉट, ये दिया है जो कि 81 तक दिया है, यानी कि AN दिया हुआ है। सबसे पहले मेरे भाई इसमें क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इसका प्रथम पद। अब प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो मेरे भाई जल्दी से कमेंट करना आप, प्रथम पद को क्या कहते हैं भाई, a कहते हैं, और a बराबर होता है 5। दूसरा सारवंतर
सारवंतर डी बराबर जो होता है वो दूसरा पद, यानी कि 9 में से हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 4। अंतिम पद जो दिया गया है, अंतिम पद जो है ना वो an बराबर दे दिया है 81। चूंकि ध्यान देना, हम जानते हैं, दूसरे पेन से लिखते हैं भाई मेरे, जानते हैं कि an बराबर जो है ना वो होता है हम लोग का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सही बात है, an के जगह यहाँ पे इतना मान हम रख देंगे, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है 5 प्लस n के जगह यहाँ पे n निकाल लेते हैं ताकि हमें ऐसा निकालने में आसान हो जाएगा। और d का वैल्यू भाई मेरे, d का जो वैल्यू है वो कितना है 4 है, तो मैं लिख देता हूँ 4, तो हो जाएगा 81 बराबर 5 प्लस 4n माइनस का 4। 81 बराबर 1 प्लस का 4n, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 1 बराबर का 4n, ये हो जाएगा आपका 80 बराबर का 4n, तो हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए मेरे भाई n बराबर हो जाएगा 80 बटे का, ये दिख रहा है ना, देख ले, हाँ दिख रहा है, 80 बटे का हम लोग हो जाएगा 4 दूनी 20 का 80, यानी कि हो जाएगा 20, यही होगा ना मेरे भाई, 4 दूनी 20 आ जाएगा। अब चूंकि जब n भी निकल गया, a भी पता हो गया, हम लोग का d भी पता हो गया, सीधी सी बात हम लोग को क्या निकाल लेंगे मेरे भाई, हम निकाल लेंगे Sn। इसलिए चूंकि Sn बराबर हम सभी जानते हैं कि n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इतना ही होता है। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, a के जगह 20 है, 20 लिख देंगे इन बटे 2, 2 गुजरे a लिख देंगे, a का वैल्यू क्या है मेरे भाई 5 है, प्लस n का जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे फिर से 20 माइनस 1 इंटू डी का जगह कितना हो जाएगा मेरा भाई 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब जब इसे कटाएंगे तो 10 दूनी 20, ठीक है, कट जाएगा 10 बार में, 5 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 10, ये 20 में से एक जगह 19 और 19 में 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 चौका 36 का 6, ठीक है, और 4 और 3 हो जाएगा 19 चौका 76, ठीक है। तो ये कर दोगे प्लस का 76, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ये हो गया 10 और 76 और कितना हो गया भाई मेरे 86 हो गया, और 86 में 10 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा भाई मेरे, ये आपका 860 आंसर हो जाएगा, जो कि आपका इस तरीके से आंसर निकल करके आ जाएगा। तो मेरे भाई इस तरीके से आप जो है ना, ठीक है मेरे भाई, आप आसानी से जो है ना वो बना सकते हो। बोलो यहाँ तक कोई समस्या हुआ नहीं? तो जब समस्या नहीं हुआ तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला और लास्ट क्वेश्चन, इसको मैथ्स की पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर सा। ये देखो, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लेकिन है बड़ी कमाल का चीज। ये कौन कौन बनाएगा? कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्तकार चांद का परिमाप यदि 36 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या निकल के आएगा। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, सबसे पहले इसका हल लिखना। अब हल में दिया है अर्धवृत्त का परिमाप, दिया है मेरे भाई, क्या दिया है कि अर्धवृत्तकार, ठीक है, अर्धवृत्तकार चांद का परिमाप अर्धवृत्त का पास चांद का कितना दिया है 36 सेंटीमीटर दिया है। अर्थात कहने का मतलब जो है वो हो गया पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस का 2r बराबर दे दिया है 36 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि परिमाप का वैल्यू होता है अर्ध परिमाप का पाई आर प्लस 2r। अब दोनों में r है तो एक r कॉमन कर लेंगे, यानी कि पाई प्लस 2 बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। सही बात है। अब देखो, अब r तो r रहने दो, पाई के बदले हम जानते हैं 22 बटे का 7 होता है, तो लिख देंगे प्लस 2 बटे 1 बराबर हो जाएगा 36। r इंटू कितना हो जाएगा 7 और 1 का एलसीएम करेंगे 7, हो जाएगा 22 प्लस 7 दूनी 14 बराबर ये हो जाएगा 36। r और ये 22 और 14 कितना हो जाएगा 36 बट्टा का 7 बराबर हो जाएगा ये 36। इसलिए जो है मेरे भाई r बराबर हो जाएगा 36, इसलिए r बराबर हो जाएगा, इसको बट्टा में चल जाएगा 36 और बट्टा इसके नीचे कुछ नहीं है 1, और जब ये बट्टा में भाग में जाएगा गुणा बदलेंगे, गुणा बदलेगा नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होता है, तो ये हो जाएगा 7 बट्टे का हो जाएगा मेरे भाई 36। तो 36 से 36 कट गया, बचा कितना, सिर्फ 7 बचा, यानी कि r बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है मेरे भाई, पूछा इसका व्यास क्या होगा, इसलिए
व्यास, व्यास जो d होता है वह त्रिज्या के दुगुना होता है, यानी कि 2 गुणे 7, यानी कि हो जाएगा आपका 14 आंसर। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल करके चला आया है। सही है मेरे भाई। तो यदि आपका भी इसी प्रकार से आंसर आया है तो बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त, मुझे बताना। और डेली सुबह की कितने बजे, 6 बजे आप जरूर जोड़ना। ठीक है मेरे भाई, 6 बजे। ठीक है मेरे भाई। अब आपको मैं बताता हूँ आपके संस्कृत के क्वेश्चन जो कल से नहीं पढ़ पा रहे हो। ठीक है, अब देखो कितनी सुंदर सी भाई संस्कृत है आपकी, कितनी सुंदर सी संस्कृत की क्लास है, समझना। देखो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 2021 के एनुअल एग्जाम में। देखो कह रहा है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर दीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से सुनना। कह रहा है कि परमात्मा ने जगत की सृष्टि की, लेकिन इसका आनंद वे अकेले नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा। अब जो गुण परमात्मा के थे वही आत्मा के बन गए, जो बड़ों से बड़ा भी और छोटा से छोटा भी था। इस सत्य को समझकर जो समझ सका वह सदा ही सुखी हो गया। अब देखो जो परमात्मा थे, जब सृष्टि की रचना हुई तो परमात्मा कहे, भगवान कहे कि भाई मैं इसके आनंद अकेले कैसे रह सकता, उन्होंने आत्मा में से बांट दिया और हम लोगों जैसे भेज दिए। और वो जो है ना, हम लोग यहाँ पे आ गए और सब सुख सुविधाएं हम लोग देख रहे हैं और सारी चीजें मिल रही है। और जब जिस बार ये आप समझ जाओगे ना भाई साहब, सारी सुख मिल जाएंगी। नहीं तो आप जो है ना, यदि साइकिल नहीं रहती है तो साइकिल की चाहत करते हो, जब साइकिल आ जाती है तो कार की बाइक की चाहत करते हो, बाइक आ जाती है, कार की चाहत करते हो, कार आ जाती है, अच्छी कार की चाहत करते हो। आपकी डिमांड कभी घटती नहीं है ना। तो यही चीज़ है। डन है मेरे दोस्त। अगला कह रहे कि मंगलम पाठ के आधार पर मतलब सत्य का स्वरूप बता दीजिए। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखो मंगलम पाठ में सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। सत्य का मुख हिरणमयन पात्रेण से ढका हुआ है। याद करो श्लोक, हिरणमयन पात्रेण सतस्य अपि हितम मुखम। हे भगवान, हे पूषण, सत्य का जो मुख है वो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। अतः सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हे भगवान इसे हटा दीजिए, ऐसा बताया गया है। सत्य और धर्म की वास्तविक अवस्था के दर्शन हेतु सूर्य से प्रार्थना की गई है कि हे पूषण, इसे आप हटा दें। सत्य के रास्ते पर चलने वाला मानव अपने जीवन में व्याप्त सभी शोकों को पार कर जाता है और तथा संसार की सर्वश्रेष्ठ अवस्था पा करके अपना जन्म कृत्य कर लेता है, बहुत धन्य धन्य हो जाता है। भाई साहब बहुत ही सुंदर है हम, या आप हो, सबको ये अपने माँ बाप के लिए, दुनिया के लिए, हर किसी के लिए बड़े सुंदर होते हैं। लेकिन मेरे भाई पता है, जब इंसान मर जाता है ना, जैसे ही आत्मा निकल जाती है ना, हमारे घर के अपने लोग कहते हैं कि जल्दी निकाल दो इसे, ये बदबू देगा, ये बेकार है, ये खराब हो चुका है, इसे जला दो, इसे दफना दो। ऐसी भावनाएं आ जाती है। जो इंसान, जो पिता, जो बेटा अपने पिता को या पिता अपने बेटे को ये नहीं चाहता है, या अपनी पत्नी को नहीं चाहता है, या पत्नी कभी अपने पति को नहीं चाहती है कि भाई कभी भी उन्हें खरोच भी लगे। बेटा कभी भी बाप को नहीं चाहता कि खरोच लगे, बाप बेटा को नहीं चाहता है खरोच, लेकिन जैसे ही आत्मा निकलती है सब कुछ खत्म हो जाता है और सबको सिर्फ एक नाम लेता है कि श्री राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ मोहमाया है। अंत में अतः होता क्या है, उसे जा करके वही इंसान जिसे खरोच भी नहीं देखना पसंद था, वही इंसान अपने हाथों से उसे आग लगा देता है और उसे जला देता है, अपने ही हाथों से उसे दफना देता है। सोचो भगवान की कैसी लीला है। उस समय उस इंसान के अंदर कैसे शक्ति आ जाती है कि वो सब कुछ देखने के लिए तैयार हो जाता है, उसको कुछ मोह माया नहीं लगता है। और ऐसे जब तक उसके शरीर में आत्मा रहती है तब तक उसे कुछ बोल देना कोई, अगर उसके बेटे को कोई बोल दे तो लगता है कि बाप उसे जान ले लेगा कि मेरे बेटे को तूने बोल कैसे दिया, थप्पड़ कैसे लगा दिया। लेकिन वही बाप, यदि बेटा मर जाए तो वो कर्म करना पड़ जाता है, और वही बेटा को अपने बाप के लिए कर्म करना पड़ जाता है। बेटा कभी नहीं चाहता है कि मेरे पिताजी को कुछ ऐसा हो जाए, अपने पिताजी के सपना पूरा करने के लिए दिन रात लगा हुआ है। आप लगे हुए हो कि मेरे पिताजी का सपना पूरा जाए, उनकी लालसा है, उनकी इच्छा है कि वो समाज में जब जाए तो गर्व से सीना चौड़ा हो और वो कह सके कि हमारा बच्चा
बहुत बेहतर कर दिया, बहुत ही सुंदर तरीके से रिजल्ट लेके आया, हमारा सीना चौड़ा हो गया। और एक समय ऐसा आ जाता है यार, ऐसा आ जाता है कि क्या ही कहा जाए। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो आप लोग देखो, जैसे भी है सब मोहमाया तो है, लेकिन इसी में सब कुछ पड़ा बड़ा है। चलते ही रहना है, चलते ही रहना है, कर्तव्य करते रहना है और कुछ करके दिखाओ यार, है ना। कि जाने के बाद, मृत्यु होने के बाद सबको पता है यार एक दिन मैं जिंदा हूं ना, मैं भी मर जाऊंगा, तुम भी मर जाओगे, एक ही गत होगी सारी लोगों की। लेकिन उसमें ऐसे कुछ कर जाओ ना कि आने वाली पीढ़ी आपका एक नाम जरूर ले कि था एक बंदा, था एक मेरे परिवार में जो ऐसा कर दिया था। साथियों अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और कह रहा है कि विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। भाई कैसे पराजित करते हैं, ये क्वेश्चन आया था 2022 में। लिखना कि विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार कर दूसरे को अधिकार ज्ञानी मानते हैं तथा इसी विचार को धारण कर मृत्यु को वश में कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु को पार करने का अलग मार्ग नहीं है। सही है मेरे दोस्त। तो ये क्वेश्चन आएगा प्यार से, बहुत ही सुंदर से, बहुत ही अच्छे से इसके लिख के आना मेरे भाई, इसे ध्यान देना। ठीक है, अगर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक किया करो, क्लास में जुड़ा करो, पीडीएफ्स लो, पढ़ाई करो, जहां डाउट है दिक्कत है मुझे बताओ। अब तो मैं आपके लिए डेली टेस्ट की सोच रहा हूँ, ठीक है, डेली टेस्ट की सोच रहा हूँ कि कुछ आप कर पाओ, अच्छा कर पाओ। सही हो मेरे दोस्त। चलो अगला कह रहा, देखो ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है। एक बार इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ का वर्णन 4 से 5 वाक्यों में कर दें। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि पाटलिपुत्र का नाम पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख कर दीजिए। और तीसरा पूछा गया, तीसरा इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, कि प्राचीन काल में ही पाटलिपुत्र नगर कैसे प्रसिद्ध हुआ। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हर बार अलग अलग ढंग से पूछे गए हैं। सबका जवाब एक, सबका मालिक एक। तो उसी तरीके से इसका जवाब होगा कि प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर तथा कुसुमपुर पाया गया है। इसे पता चलता है कि इस क्षेत्र में विशेष पुष्प की खेती प्रचुर मात्रा में होती थी। पाटल अर्थात गुलाब की खेती से भी पाटलिपुत्र इस क्षेत्र का नाम पड़ा होगा। ऐसा अनुमान किया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। यूनान की राजदूत मेगास्थनीज के ग्रंथ इंडिका में इसकी पुष्टि के साक्ष्य मिल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पाटलिपुत्र जो है, जो पटना है, उसका नाम पहले क्या था, कुसुमपुर और पुष्पपुरम था। इसका मतलब हो गया भाई वहां फूल की खेती हुआ करती होंगी, बहुत ही सुंदर चीजें दृश्य होती होंगी, तो इसलिए इसे माना गया है। चलो अगला क्वेश्चन ये आएगा तो लिखना। अगला है कि पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था मेरे भाई, तो ध्यान देना। पाटलिपुत्र के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। पाटिल ग्राम के बारे में भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में यह महानगर बन जाएगा। उन्होंने कह दिया था कि भविष्य में यह महानगर बन जाएगा, परंतु कलह यानी कि झगड़े, अग्निदाह यानी कि आग लगना, जलपुर यानी कि बाढ़ समस्या से ग्रसित रहेगा। उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी और यह सर्वदा लगा रहेगा और यह हमेशा लगा रहेगा, इसे दूर नहीं किया जा सकता है ना। यह बात कही गई थी, कौन, तो भगवान बुद्ध ने इस बात को कहा था कि एक बार इस पाटलिपुत्र जो है एक बार महानगर होगा, और हुआ। उन्होंने कहा था इसमें हमेशा झगड़ा, इस तरीके की विवादें देखने को मिलती रहेंगी, वो चीज हुआ। सारी समस्याएं हैं आपके देखते जा रहे हो तो ये सारी चीजें हुई थी। और आप सभी यदि एग्जाम आपके आती है तो इस तरीके से लिखना होगा मेरे दोस्त। तो बताओ ये आपकी क्लास कैसी लग रही है, नीचे कमेंट करके बताओ फटाफट से, ठीक है मेरे दोस्त। तो मेरे साथियों अब जो है मैं जो है ना आपके लिए अब आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से अब आप जो है ना रिवीजन करते रहो डेली। ये 25 क्वेश्चन आपको मैं बताया, क्वेश्चन कैसा रहा है आपकी, कल की वीडियोस यदि नहीं देखे हो मेरे दोस्त तो जरूर देखना। डेली क्लास करो, डेली रिवीजन कर लो, देखो कितनी तगड़ी तुम्हारी तैयारी हो जाएगी मेरे भाई, बहुत ही सुंदर तरीके से, ठीक है। एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और आज शाम 7 बजे आ रहे हो, नीचे कमेंट कर दो कि हाँ गुरुजी हम लोग शाम 7 बजे आ रहे हैं। आप आइए क्लास लेकर के, हम लोग मजे में पढ़ेंगे, बहुत ही शांति से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके साथियों, लव यू। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाली क्लास में, शाम की क्लास में। इस क्लास का आनंद लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आएगा मुझे उम्मीद है, ठीक है बाबू।
ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।